गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है और आज हम हमारे पाठ चुनावी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार से कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे चुनाव होने के बाद हमें ये पता लगे या चुनाव करवाते समय हमें ये पता लग जाए कि ये चुनाव लोकतांत्रिक है या नहीं है। क्योंकि हमने हमारे पहले पाठ के अंदर भी थोड़ी सी चर्चा चुनाव के लोकतंत्र और गैर लोकतंत्र होने पर की थी। वहाँ से हमने ये जानना था कि गैर लोकतांत्रिक चुनाव और लोकतांत्रिक जो चुनाव होता है उसमें क्या अंतर है। वहाँ हमने अनेक देशों के उदाहरण लिए थे और जहाँ चुनाव हुए थे लेकिन हम उन चुनाव को क्या नहीं मान सकते थे, लोकतांत्रिक नहीं मान सकते थे। और एक न्यूनतम सीमा होती है किसी भी देश के चुनाव को लोकतांत्रिक करने के लिए। वो कौन कौन सी सीमाएं हैं, सबसे पहले हम उनके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहली सीमा कि जो चुनाव है उसमें हर व्यक्ति को मतदान का अधिकार हो। जैसे कि हमने पहले पाठ में चर्चा की कि सऊदी अरब है, उसके अंदर महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था, तो वो चुनाव लोकतांत्रिक नहीं है। कुछ देश ऐसे थे जिनकी हमने चर्चा की जहां केवल अमीर लोगों को वोट डालने का अधिकार था, शिक्षित लोगों का अधिकार था, बाकी को नहीं था, तो वो लोकतांत्रिक नहीं है। अर्थात लोकतांत्रिक हम किसको कहेंगे कि उस देश के अंदर रहने वाले सभी व्यक्तियों को किसका अधिकार हो, मतदान का अधिकार हो। दूसरी बात, समान मूल्य कि जो वोट डालेगा चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, शिक्षित हो या अशिक्षित हो, पूंजीपति हो या मजदूर हो, किसान हो या सरकारी नौकर हो, सभी के वोट का मूल्य क्या होगा, बराबर। यानी कि एक व्यक्ति एक वोट। कौन सी प्रणाली होनी चाहिए, एक व्यक्ति और एक वोट। कि अमीर है तो भी एक ही वोट दे रहा है, गरीब है तो भी एक वोट दे रहा है, शिक्षित है तो एक वोट दे रहा है और अशिक्षित है तो भी क्या दे रहा है, एक वोट। नंबर 3, नियमित अंतराल पर चुनाव। ये क्यों जरूरी हो जाते हैं। मान लीजिए कि हमने चुनाव किया और किसी कारणवश हम किसी व्यक्ति के झांसे में आकर के, चुनावी प्रचार के झांसे में आ गए और गलत व्यक्ति का क्या कर बैठे, चुनाव कर बैठे। और अगर नियमित अंतराल पर चुनाव नहीं होंगे और आजीवन अगर किसी व्यक्ति को चुना जाएगा तो वो हमेशा के लिए हमारे लिए क्या हो जाएगा, घातक हो जाएगा। और किसी भी व्यक्ति को अगर यह पता लग जाएगा एक बार चुना जाने के बाद उसे दोबारा जो है चुनाव लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, वो आजीवन ही चुना हुआ व्यक्ति रहेगा, तो वो व्यक्ति जनता की भलाई के लिए काम नहीं करेगा। वो एक तरफ से क्या हो जाएगी, तानाशाही हो जाएगी। तो लोकतांत्रिक चुनाव हो रहे हैं, उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि चुनाव क्या होने चाहिए, नियमित अंतराल में। जैसे कि भारत में हर 5 वर्ष के बाद क्या हो जाते हैं, चुनाव हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है ये पॉइंट हमारे लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है वो है कि जो चुनाव है उसके अंदर जो वोट है वो क्या होना चाहिए, निष्पक्ष डाला जाना चाहिए। वोट निष्पक्ष डाला जाए, धांधली नहीं होनी चाहिए वोट में कि वोट हम किसी को देना चाहते हैं लेकिन हमारा वोट किसी और को दिया जा रहा है, या फिर हम वोट डालने के लिए पहुंचते हैं और उससे पहले ही कोई व्यक्ति हमारा वोट डाल करके चला जाता है। तो ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। और नंबर 5 है, चुनाव क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए और क्या होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। चुनाव करवाने वाली जो संस्था होती है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का क्या नहीं होना चाहिए, प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये सारी जो प्रोसेस हम यहां पर देख रहे हैं, ये सारी की सारी प्रोसेस एक आयोग करवाता है। इसके लिए हमने एक आयोग बनाया हुआ है जिसका नाम है चुनाव आयोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार अनुच्छेद के अनुसार जो भारतीय हमारा जो संविधान है,
संविधान के जो 334 अनुच्छेद है, सॉरी हमारा 324 जो अनुच्छेद है, उसके तहत हमने एक निर्वाचन आयोग की स्थापना की है और ये एक स्वतंत्र संस्था है और ये बहुत आराम से जो है किसी भी प्रकार का जो है दबाव न झेलते हुए स्वतंत्र चुनाव करवाने में क्या है, सक्षम है। इसको इतनी शक्तियां जो है संविधान से क्या है, मिली हुई है। अब बात ये आ जाता है कि ये शर्तें हमें देखने में तो बिल्कुल सरल लग रही है और बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर इन शर्तों को पूरा नहीं किया जाता। और इस अध्याय के अंदर हम हमारे देश के अंदर जो चुनाव होते हैं, क्या उन चुनावों के अंदर इन शर्तों को लागू करने का प्रयास किया जाता है, या हम इन शर्तों को लागू करने का प्रयत्न करेंगे ताकि हमारे यहाँ के चुनाव को क्या कहा जा सके, लोकतांत्रिक। और अगर हमने इन शर्तों का इस्तेमाल नहीं किया तो फिर क्या होगा, हमारा चुनाव क्या हो जाएगा, अलोकतांत्रिक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है वो आता है, क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी चीज है। अब ये कैसे होगी, हमने अभी यहां पर बात की थी कि चुनाव के लिए राजनीतिक दलों का होना भी जरूरी है और कम से कम कितने, दो, कितने दल चाहिए, कम से कम दो तो चाहिए ही चाहिए हमें, कम से कम दो दल, क्योंकि जब तक दो दल नहीं होंगे तो लोगों को क्या नहीं मिलेगा, विकल्प नहीं मिलेगा। जो चुनाव लोकतांत्रिक हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसकी भी एक शर्त है ये कि चुनाव क्या होना चाहिए, विकल्प ये होना चाहिए। अगर एक ही पार्टी चुनाव लड़ रही है तो लोग वोट दें या ना दें उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम दूसरे व्यक्ति का चुनाव कर ही नहीं पाएंगे वहां। तो हम सर्वश्रेष्ठ कब चुनेंगे, जब हमारे पास विकल्प होगा। तो राजनीतिक दल होने जरूरी है और वो भी क्या है, कम से कम दो तो होने ही चाहिए ताकि हमारे पास विकल्प खुले। अगर एक दल अच्छा नहीं है तो हम दूसरे अच्छे दल का क्या कर सके, चुनाव कर सके। तो उसके लिए जब ये दल होंगे, ये सत्ता के लिए क्या करेंगे, संघर्ष करेंगे। किसके लिए संघर्ष करेंगे, सत्ता के लिए। और सत्ता के लिए जब संघर्ष करेंगे तो क्या हो जाएगी, प्रतिद्वंदिता हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्रतिद्वंदिता। और जब राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए एक दूसरे से क्या करती है, प्रतिस्पर्धा करती है। जब राजनीतिक दल चुनाव जीतने व सत्ता प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता कहते हैं। तो स्पष्ट सी बात है, जो राजनीतिक पार्टियों के बीच में जब सत्ता प्राप्ति के लिए, चुनाव जीतने के लिए प्रतिद्वंदिता होगी तो हो सकता है हर घर के अंदर जो है किसी पार्टी की बुराई की जाएगी, किसी की अच्छाई की जाएगी। हो सकता है परिवारों के अंदर किसी पार्टी को लेकर के मतभेद भी होगा। तो इससे समाज के अंदर क्या होती है, टूट पैदा होती है। क्या पैदा होती है, टूट पैदा होती है इस प्रतिद्वंदिता से। लेकिन अगर ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता नहीं होगी तो चुनाव क्या हो जाएंगे, बेमानी हो जाएंगे। यह भी जरूरी है। तो जो चुनावी प्रतिद्वंदिता होती है उसमें उसके थोड़े से नुकसान जो है वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। और इससे क्या होगा, हर बस्ती के अंदर, हर घर के अंदर बंटवारे की क्या हो जाती है, स्थिति हो जाती है। और कई बार हमने ये सुना भी है, लोग जो है घरों के अंदर पार्टी पॉलिटिक्स की क्या करते हैं, शिकायत करते हैं। और लोग क्या करते हैं, एक दूसरे दल के ऊपर क्या करते हैं, लांछन लगाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप करते हैं। और पार्टी जो होती है और उसके जो उम्मीदवार होते हैं वो चुनाव जीतने के लिए हर प्रकार का हथकंडा अपनाते हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो। हथकंडा क्या होता है, वोटों को क्या करना, खरीदना। वोट खरीदना शुरू कर देते हैं। दूसरा क्या होता है, बूथ कैप्चरिंग। बूथ कैप्चरिंग यानी कि जबरदस्ती जो है बूथ पर जाकर के क्या कर दें, वोट डाल दें। लोगों के वोट क्या हैं, खुद ही राजनीतिक पार्टियों के जो है गुंडे अगर वोट डाल दे वहां पर, तो इससे क्या होगा, चुनाव क्या होगा, निष्पक्ष नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ एक ऐसी चीजें हैं, इस प्रकार के हथकंडे कई बार उम्मीदवार अपना लेते हैं। लेकिन आज के इस युग के अंदर इस प्रकार की जो
बूथ कैप्चरिंग की जो घटनाएं हैं वो कुछ एक क्षेत्रों को छोड़ करके बाकी क्षेत्रों के अंदर नहीं होती है, क्योंकि निर्वाचन आयोग जो है, पुलिस व्यवस्था, इसके अलावा हमारी जो फौजें होती हैं, सीआरपीएफ के जवान होते हैं, वो निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए वहां पर लोगों की सुरक्षा के लिए क्या होते हैं, तैयार होते हैं। लेकिन फिर भी ये कमियां भारतीय चुनाव की राजनीति में हमें देखने को मिलती है। इसलिए अच्छे जो व्यक्ति होते हैं वो राजनीति में आने से क्या करते हैं, डरते हैं और वो चुनावी मुकाबले में नहीं उतरते, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बेढंगी जो लड़ाई है वो अच्छी नहीं है। लेकिन हमारे जो संविधान निर्माता थे वो इन समस्याओं के प्रति भी सचेत थे और उन्होंने भविष्य के नेताओं के चुनाव के लिए जो है मुक्त चुनाव मुकाबले का क्या किया, चयन किया। और उन्होंने इसलिए किया क्योंकि जो दीर्घकालिक रूप से ये व्यवस्था क्या करती है, बेहतर ढंग से काम करती है। और एक आदर्श दुनिया में ही सभी राजनेताओं को ये मालूम होता है कि जो लोगों का हित है वो किन किन चीजों में है, और वे सभी जो लोग होते हैं वो लोगों की सेवा की प्रेरणा से राजनीति में आते हैं। पर असल जीवन में ऐसा नहीं होता कि हम ये मानने कि जो राजनेता है वो राजनीति में किसके लिए आ रहा है, जनता की सेवा के लिए, जरूरी नहीं है। तो इस चीज के लिए हमने क्या किया, एक नियम निकाला कि चुनाव जो है वो एक नियमित अंतराल पर दोबारा होंगे। क्या होंगे, नियमित अंतराल पर दोबारा। ये नियम भारत के अंदर एक अच्छे चुनाव की आधारशिला है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ऐसा चुनाव जीत करके आ भी जाता है जो जनता के हित से कोई सरोकार नहीं रखता और वो जनता के अनुसार काम नहीं करता और सरकार भी जनता के अनुसार काम नहीं करती, तो 5 वर्ष के बाद लोगों को उस सरकार को बदलने का क्या मिलता है, मौका मिलता है सरकार को। और सरकार भी ये जानती है अगर हमने लोगों के हितों की रक्षा नहीं की, लोगों की हितों के अनुसार काम नहीं किया, तो जनता अगले 5 वर्ष के अंदर जब दोबारा चुनाव होंगे तो हमें सत्ता से क्या कर देगी, बाहर कर देगी। तो ये जो प्रेशर है राजनीतिक दलों के ऊपर, ये कहीं ना कहीं उन्हें मजबूर कर देता है कि जब वो चुनाव जीत जाते हैं तो उन्हें मजबूरन जनता की जो इच्छा होती है उसके अनुसार क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। नहीं तो जनता क्या करेगी, दूसरी पार्टी को आने वाले चुनाव में क्या कर देगी, सत्ता सौंप देगी। इस एग्जाम्पल को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लो कि हम किसी दुकानदार से सामान लेने जाते हैं। क्या लेने के लिए जाते हैं, सामान लेने जाते हैं। और दुकानदार से जब हम सामान लेने के लिए जाते हैं और वो अगर हमें गलत सामान देना चाहता है तो चाह करके भी नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसे पता है अगर मैंने इनको गलत सामान दे दिया तो अगली बार ये मेरी दुकान पर सामान लेने के लिए नहीं आएगा और वो किसी दूसरे दुकानदार की दुकान पर चला जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से राजनीतिक जो मुकाबले होते हैं वहां भी ये संभव होता है। भेदभाव जरूर पनपते हैं लोगों के बीच, लोगों में मनमुटाव जरूर होता है, लेकिन आखिरकार इससे राजनीतिक दल और उसके जो नेता होते हैं वो लोगों की सेवा के लिए क्या होते हैं, बाध्य होते हैं। जो चुनावी जो प्रतिद्वंदिता है उसमें नुकसान जरूर होता है, लेकिन फिर भी लोग जो है वो जनता के हितों के अनुसार काम करने के लिए क्या हो जाते हैं, बाध्य हो जाते हैं। उसके बाद आ जाती है नंबर 3.2, चुनाव की जो हमारी प्रणाली है वो क्या है। जो चुनाव की जो हमारी जो प्रणाली है वो क्या है, लोकतांत्रिक है। और अब हम बात करेंगे कि जो हम भारत के अंदर जो चुनाव करवाते हैं वो कैसे करवाते हैं। तो उसके लिए मैंने अभी बताया था आपको कि भारत के अंदर हर 5 वर्षों के अंदर नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं, अगर देश के अंदर किसी प्रकार की कोई आपातकालीन स्थिति ना लगी हो, क्योंकि उस समय में विधानसभा या लोकसभा के कार्यकाल को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। कौन सी स्थिति ना हो, आपात की स्थिति देश में ना हो। आपात की स्थिति देश में ना हो तो चुनाव हर 5 वर्ष में निर्धारित है। और अगर आपात की स्थिति है तो हम लोकसभा या विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो पहला जो हमारे पास यहां पॉइंट था कि 5 साल में चुनाव होते हैं और 5 साल के बाद प्रतिनिधियों का कार्यकाल अपने आप क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लोकसभा और विधानसभा को क्या कर दिया जाता है, भंग कर दिया जाता है। फिर सभी क्षेत्रों के लिए एक दिन फिर
देश के अंदर चुनाव होता है, या फिर क्या होता है, देश को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा हुआ जाता है और चुनाव आयोग क्या करता है, चरणों में चुनाव करवाता है। किसमें करवाता है? चरणों में। सारे देश में जब एक साथ जो है चुनाव करवाना जब संभव नहीं होता है तो चुनाव को किसमें बांट दिया जाता है? चरणों में बांट दिया जाता है, और उन चरणों के अंतर्गत आने वाले जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं उनके चुनाव उस निर्धारित तिथि को करवा लिए जाते हैं। दूसरे चरण में दूसरे क्षेत्रों में, तीसरे में तीसरे क्षेत्रों के अंदर। तो इस प्रकार जो चुनाव करवाया जाता है उसे क्या कहते हैं? आम चुनाव। जब देश के अंदर नियमित रूप से 5 वर्ष के अंदर चुनाव जब दोबारा होते हैं, या 5 वर्ष के अंदर जब देश के अंदर नियमित रूप से क्या करवाए जाते हैं? चुनाव करवाए जाते हैं, तो ऐसे चुनावों को क्या कहते हैं? आम चुनाव। जब पूरे देश में एक निश्चित समय के बाद चुनाव करवाए जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? आम चुनाव कहते हैं। एक होता है उपचुनाव। किसी प्रतिनिधि की मृत्यु होने पर खाली सीट पर जो चुनाव होता है उसको क्या कहते हैं? उपचुनाव कहते हैं। मान लो कोई सीट खाली हो गई है किसी व्यक्ति के मर जाने से, जैसे कि एट प्रेजेंट में सोनीपत की बड़ौदा सीट जो है वो खाली हो गई है कृष्ण मूर्ति हुड्डा के मरने से। अब यहां पर जो चुनाव करवाया जाएगा उसे क्या बोला जाएगा? उपचुनाव बोला जाएगा। या फिर क्या हो, अस्तीफा दे दे, कोई भी चुना हुआ व्यक्ति क्या दे दे? अस्तीफा दे दे, तो भी क्या होगा? वो सीट जो खाली हो जाएगी वहां पर भी क्या होगा? फिर चुनाव। उस चुनाव को क्या कहते हैं? उपचुनाव। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है चुनाव क्षेत्र। अब बात आ जाती है, जब हम देश के अंदर जब चुनाव करवाते हैं तो सबसे पहले पूरे देश को भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में क्या किया जाता है? बांटा जाता है, ताकि किसी एक निश्चित क्षेत्र के लोग अपने क्षेत्र का क्या चुन सके? प्रतिनिधि। जब किसी एक निश्चित क्षेत्र के लोग अपने क्षेत्र के लिए प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं तो वो उनका चुनाव क्षेत्र कहलाता है। यानी कि जब पूरे भारत के अंदर एक व्यक्ति जिस क्षेत्र से जुड़ा हुआ होता है वो उसी क्षेत्र की समस्या के बारे में जानता है। अब हरियाणा का व्यक्ति कर्नाटक की समस्या के बारे में नहीं जानता, तो जिस क्षेत्र के अंदर जिस व्यक्ति का नाम जिस मतदाता सूची में क्षेत्र की में होता है वो उसी क्षेत्र में वोट डालने का अधिकारी होता है। तो बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर चुनाव करवाना और उस क्षेत्र की समस्याओं को ध्यान में रखना मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं? भारत को भिन्न भिन्न छोटे छोटे क्षेत्रों में क्या कर देते हैं? बांट देते हैं, और प्रत्येक क्षेत्र से एक व्यक्ति चुनाव क्या करता है? जीत सकता है। केवल एक व्यक्ति उस सीट से क्या कर सकता है? प्रतिनिधित्व कर सकता है। तो इस प्रकार के क्षेत्र को क्या बोला जाता है? चुनाव क्षेत्र बोला जाता है। और इस चुनाव क्षेत्र को हम सीट भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? सीट। कई बार आपने सुना होगा कि हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा की सीटें हैं। क्या बोल सकते हैं? इस क्षेत्र को हम सीट भी कह देते हैं कि एक जो सीट होगी 90 का मतलब हो गया हरियाणा को हमने 90 चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया और प्रत्येक सीट से एक व्यक्ति का चुनाव किया जाना है। तो कितनी सीटें हो गई? 90 हो गई। इस आधार पर इसी प्रकार हमने क्या किया, जो पूरा भारत है, जब हम दो प्रकार की हमारे यहां पर हमारे पास वैसे तो 3 प्रकार की सीटें होती है। पहले हम महत्वपूर्ण जो 2 सीटें हैं उनके ऊपर बात करेंगे। जब हम पूरे देश के चुनाव की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार के चुनाव के लिए हमने पूरे देश को 543 लोकसभा क्षेत्रों में बांटा है।
अर्थात केंद्र सरकार चलाने के लिए 543 चुनाव क्षेत्रों से चुनकर के जाने वाले व्यक्ति को क्या बोला जाता है? सांसद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सांसद बोला जाता है। यानी कि जो लोकसभा के अंदर जो व्यक्ति चुनकर के जाता है उसे क्या बोला जाता है? सांसद बोला जाता है। और वो कितने हैं? 543। फिर हम बात करते हैं राज्य सरकार की। तो राज्य सरकार के अंदर जिस व्यक्ति का लोग चुनाव करते हैं उसको क्या बोलते हैं? विधायक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? विधायक। यानी कि राज्य सरकार के अंदर एक निश्चित चुनाव क्षेत्र से जीतकर जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? विधायक कहा जाता है, जिसको हम एमएलए भी कहते हैं अंग्रेजी में, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान पालिका का सदस्य। इसी प्रकार अब हम बात करेंगे सबसे निचले स्तर की, पंचायतों की, निगमों की या फिर नगर पालिका की। यहां से भी व्यक्ति क्या किए जाते हैं? चुने जाते हैं। यहां हम क्या करते हैं? वार्डों में बांट देते हैं। किसमें बांट देते हैं? चुनाव क्षेत्रों को वार्डों में। और प्रत्येक वार्ड से, जो छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, प्रत्येक वार्ड से एक व्यक्ति का ही क्या होता है? चुनाव होता है। एक ही व्यक्ति का क्या होता है? चुनाव होता है। तो पंचायतों के अंदर चुने जाने वाले इस व्यक्ति को क्या कहते हैं? पंच कहते हैं। ब्लॉक समिति का जो व्यक्ति चुना जाएगा उसको क्या कहते हैं? ब्लॉक मेंबर, ब्लॉक समिति सदस्य। और जिला परिषद में जो चुना जाएगा उसे क्या बोला जाता है? जिला पार्षद। और नगर निगमों में भी जो चुने जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? पार्षद। उनको बोलते हैं नगर निगम का पार्षद या नगर पालिका का पार्षद। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। अब ये क्या है? आइए अब हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। हमारा जो संविधान है वो प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार देता है। हर व्यक्ति वोट डाल करके अपने प्रतिनिधि का क्या कर सकता है? चुनाव कर सकता है। लेकिन जब भारत के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही थी तो बहुत से भारतीय जो नेता थे या जो बुद्धिजीवी लोग थे उनको एक समस्या खा रही थी कि अगर इस प्रकार से हम व्यवस्था कर देंगे कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के अंदर आने वाले जो मतदाता है वो अपनी पसंद का क्या चुने? प्रतिनिधि चुने। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी समस्या ये आई, जो चुनाव है उसके अंदर खर्चे होते हैं। क्या होते हैं? खर्च होते हैं। गाड़ी के ऊपर खर्च होता है, चुनाव प्रचार के ऊपर खर्च होता है, जो रैलियां की जाती है उन पे खर्च होता है। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने यह सोचा कि अमीर व्यक्ति तो इन खर्चों को उठा सकता है, लेकिन एक गरीब व्यक्ति इन खर्चों को नहीं उठा सकता। तो जो भारत के अंदर जो गरीब लोग हैं, जो किस में आते हैं? अनुसूचित जाति में, अनुसूचित जनजाति में और पिछड़ा वर्ग। इन लोगों के पास पैसा नहीं है, चुनाव लड़ने के अनुसार इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास शिक्षा नहीं है, इनके पास संपर्क नहीं है। तो ये व्यक्ति कभी भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि जो अमीर लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, वो जो है इन्हें चुनाव नहीं जीतने देंगे। और इनके चुनाव जीतने पर क्या कर सकते हैं? रोक लगा सकते हैं। अपने प्रभाव से वो इनको चुनाव जीतने से क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। और अगर ऐसा हो गया तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो आबादी है वो इन्हीं लोगों की है, और संसद के अंदर या राज्य की विधानसभाओं के अंदर इनकी आवाज उठाने वाला कोई भी व्यक्ति वहां नहीं पहुंचेगा, तो इनके हितों की रक्षा नहीं हो सकती। तो हमारा जो लोकतांत्रिक प्रणाली का जो प्रतिनिधित्व है चुनाव में, वो क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। और हमारी जो व्यवस्था है वो क्या हो जाएगी? गैर लोकतांत्रिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गैर लोकतांत्रिक। तो गैर लोकतांत्रिक होने से बचाने के लिए और कमजोर जो निर्वाचन क्षेत्र के अंदर आने वाले जो लोग हैं उन लोगों को क्या दी जाए?
विशेष छूट दी जाए ताकि वो लोग भी चुनाव जीत करके संसद के अंदर या राज्य विधानसभाओं में जा करके अपने हितों की रक्षा के लिए क्या कर सके, प्रयत्न कर सके। इसलिए चुनाव आयोग ने कुछ सीटें क्या कर दी, आरक्षित कर दी। कौन सी क्या कर दी, कुछ सीटें आरक्षित कर दी। आरक्षित सीट का मतलब है जिस सीट से केवल अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति ही क्या कर सके, चुनाव लड़ सके। जिस निर्वाचन क्षेत्र में केवल अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति या महिला ही क्या लड़ सके, चुनाव लड़ सके, ऐसी सीट को क्या बोला जाता है, आरक्षित सीट बोला जाता है। तो भारत के अंदर एट प्रेजेंट के अंदर जो लोकसभा की 84 सीटें हैं वो तो किसके लिए आरक्षित हैं, अनुसूचित जाति के लिए, और 47 सीटें हैं वो किसके लिए हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए। और जो अनुसूचित जो जाति होती है उसके अंदर दो प्रकार की कैटेगरी हमारे पास आती है, बीसी और एससी, एदर बैकवर्ड क्लास और शेड्यूल कास्ट। तो उनके लिए जो है ये निर्वाचित कर दिया जाता है। तो भारत में ये सीटें हमने क्या की है, अब तक आरक्षित की हुई है। इससे क्या होगा, जो कमजोर समूह है वो भी क्या कर लेगा, हिस्सा ले लेगा। और यही व्यवस्था हमने कहां पर लागू कर रखी है, निचले स्तर पर। जो पंचायती जो व्यवस्था है हमारी, पंचायती व नगर पालिका जो संस्थाएं हैं हमारी, वहां पर भी हमने ये आरक्षण लागू किया गया है। और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए हमने यहां पर क्या कर दिया है, आरक्षण लागू कर दिया है। जो पिछड़ा वर्ग है हमारा उसके लिए भी हमने यहां पर आरक्षण जो है लागू कर दिया गया है। और राज्यों के अंदर जो आरक्षित सीटों का जो अनुपात है वो अलग अलग है, किसी क्षेत्र में कम है, किसी में क्या है, ज्यादा है। और इसी प्रकार हमने किसमें बांटा हुआ है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के अंदर। अब आप ये देख सकते हैं भारत के अंदर जो लोकसभा है उसकी 543 सीटें हैं, जिसमें सामान्य सीटें 412, अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए हमने कितनी है, 47 है। और ये हमारे अलग अलग क्षेत्र हैं जहां से व्यक्ति जो है निर्वाचित होकर के जाते हैं। जो लोकसभा के हमारे पास 543 जो सदस्य हैं उसमें, तो यहां देखेंगे आप सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो कहां से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं 80। और यहां अगर हम हरियाणा की बात करें तो आप देखेंगे यहां हरियाणा से कितने व्यक्ति भेजे जा सकते हैं, 10 व्यक्ति। गुजरात से कितने जाते हैं, 26 व्यक्ति। आंध्र प्रदेश से कितने चुन करके जाते हैं। ये क्या होता है, उस राज्य के अंदर जितनी जनसंख्या होती है उसी के अनुपात में हम सीटों का क्या करते हैं, आंकलन करते हैं। और उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से, इसलिए वहां पर सबसे ज्यादा जो है लोग चुन करके जाते हैं। उसके बाद जो है यहां पर हमने जो है निचली जो हमारा स्तर है, जो पंचायतें जो हमारी होती है ग्रामीण स्तर की, वहां हमने महिलाओं के लिए भी 1/3 सीटें आरक्षित कर दी हैं। लोकसभा और विधानसभा के अंदर अभी ये नियम नहीं पारित हुआ है, लेकिन जो स्थानीय जो निकाय है वहां पर महिलाओं के लिए भी 1/3 सीटें क्या होती है, आरक्षित होती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, मतदाता सूची। अब जो हमने बार बार हम बात की है कि 5 वर्ष के नियमित अंतराल के बाद चुनाव होते हैं, मतदाता वहां पर वोट डालते हैं। तो अब बात ये आती है, ये मतदाता कहां से आते हैं, इसका हमें कहां से पता लगता है। तो उसके लिए क्या होता है, जो निर्वाचन जो हमारा आयोग होता है, निर्वाचन आयोग क्या करता है, प्रत्येक क्षेत्र के उस व्यक्ति को जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, उसकी पहचान करके उसे एक लिस्ट के अंदर क्या किया जाता है, लिख दिया जाता है। उस व्यक्ति का नाम एक लिस्ट में क्या कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। और उस लिस्ट को क्या बोला जाता है, मतदाता सूची। क्या बोला जाता है उस लिस्ट को, मतदाता सूची। कई बार हमने देखा भी होगा, हम चर्चा करते हैं कि इस व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है,
अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? मतदाता सूची को वोटर लिस्ट कहते हैं। तो जिस व्यक्ति की उम्र कितनी वर्ष होती है? 18 वर्ष होती है, उससे ज्यादा होती है, उस व्यक्ति को चिन्हित करके उस व्यक्ति का नाम उस लिस्ट में क्या कर दिया जाता है? डाल दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मतदाता सूची कहते हैं। और यह मतदाता सूची चुनाव आयोग के लिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से क्या की जाती है? अलग अलग तैयार की जाती है। और यह पहली महत्वपूर्ण शर्त है हमारी। लोकतंत्र के अंदर जो चुनावी राजनीति होती है, उसके अंदर लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए, लोकतांत्रिक चुनाव करवाने के लिए हमारी पहली शर्त है कि सभी व्यक्तियों को क्या मिले? मतदान का अधिकार मिले। और वो तभी मिल पाएगा जब निर्वाचन आयोग 18 वर्ष से उम्र के प्रत्येक व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में क्या कर देगा? नामांकित कर देगा। तो तभी सभी व्यक्तियों को क्या मिलेंगे? समान अवसर। ये पहली शर्त है। तो उसके लिए जो है भारत के अंदर क्या लागू किया है हमने? वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष है, वोट डालने का अधिकारी है। उसे वोट डालने का क्या है? अधिकारी माना जाता है। उसे वोट डालने का क्या दिया जाता है? अधिकार दिया जाता है। और इस अधिकार को हम क्या कहते हैं? वयस्क मताधिकार कहते हैं। और जब तक कोई ठोस कारण नहीं होगा, किसी भी व्यक्ति को मतदान से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी कि आप गरीबी के आधार पर कि व्यक्ति गरीब है, या व्यक्ति अशिक्षित है, या व्यक्ति विकलांग है, या लिंग के आधार पर, या जाति के आधार पर, या धर्म के आधार पर, या रंग के आधार पर, या कर्म के आधार पर, आप किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति को वोट देने से नहीं रोक सकते हैं। उसे मताधिकार से वंचित नहीं रख सकते हैं। कोई व्यक्ति दयालु है या नहीं है, कोई उग्र है या नहीं है, इन आधार पर हम किसी भी व्यक्ति को वोट डालने से क्या नहीं कर सकते हैं? रोक नहीं सकते हैं। और हर व्यक्ति को जो अपनी ज़रूरत और अपने विचार के अनुसार वो समाज में क्या कर सकता है? योगदान दे सकता है। इसलिए हमने 18 वर्ष या उससे ऊपर के हर उम्र के नागरिक को वोट डालने का क्या दिया है? अधिकार दिया है। वो चाहे किसी जाति से हो, किसी धर्म से हो, किसी रंग से हो, किसी कर्म से हो। अब बात आ जाती है मतदान के अधिकार से हम किसको वंचित कर सकते हैं? जिसे न्यायालय ने क्या घोषित किया हो? अपराधी घोषित किया, अयोग्य घोषित किया, या जिसका दिमागी संतुलन खराब हो, दिमागी संतुलन ठीक ना हो, उस व्यक्ति को मताधिकार से क्या किया जा सकता है? वंचित। और यह भी खास जो है स्थितियों में होता है। तो सभी जो सक्षम मतदाता होते हैं, उनका नाम एक मतदाता सूची में क्या किया जाता है? व्यवस्थित किया जाता है। और यह जिम्मेदारी किसकी होती है? निर्वाचन आयोग की होती है। और हर अगले चुनाव के अंदर जो नए मतदाता, क्योंकि मान लीजिए कि 2018 में चुनाव हुआ, उस समय किसी व्यक्ति की उम्र 17 वर्ष थी, और अगला जो चुनाव होगा तब तक वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? वोट डालने का अधिकारी बन जाएगा, क्योंकि वो तो अगले ही साल हो गया। लेकिन चुनाव कितने वर्ष में हो रहे हैं? 5 में। तो अगले चुनाव के अंदर जो नए मतदाता होते हैं, जिनकी उम्र बढ़ जाती है, जो पहले छोटे होते हैं और वो मतदाता बनने की उम्र में आ जाते हैं, तो हर टाइम जो पहले की जो मतदाता सूची है उसके अंदर क्या किया जाता है? सुधार किया जाता है। और नई वोटर लिस्ट क्या कर दी जाती है? जारी। कई बार क्या होता है, व्यक्ति एक चुनाव क्षेत्र को छोड़कर दूसरे में चला जाता है। किसमें चला जाता है? दूसरे में। तो क्या होगा? पहले वाले से उसका नाम काट दिया जाएगा, दूसरे वाले में क्या कर दिया जाएगा? शामिल। तो इस प्रकार जो है, जो मतदाता सूची है उसमें क्या किया जाता है? सुधार किया जाता है। इसके अलावा मतदाता सूची के अंदर व्यक्ति का गलत वोट ना बन जाए, या कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का गलत वोट ना डाल जाए, तो क्या बनाया जाता है? पहचान पत्र बनाया जाता है, जिसे हम वोटर आईडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोटर आईडी। तो आजकल जो हमारी जो मतदाता सूची है वो पूर्णतः जो है पहचान पत्र पर बेस्ड है, और सभी व्यक्तियों के रंगीन फोटो उसके अंदर लगे होते हैं।
ताकि वोट देते समय मतदाता को जो है वो अपना पहचान पत्र साथ लेके जाना होता है। इसके साथ में कोई भी एक और जो है आईडी, पहचान आईडी, उसका आधार कार्ड हो सकती है, उसका राशन कार्ड हो सकता है, उसको लेकर के भी वो जो है जा सकता है और उसको दिखा करके अपना वोट डाल सकता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होता है वो है उम्मीदवारों का नामांकन, और इसके बारे में हम हमारी आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।